गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट वी विल डिस्कस क्लास 11th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमारे पास है फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। साथ में स्टूडेंट हमें उसका यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग से देखें हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह हम लिखेंगे फोर्स ओवर एरिया, जबकि स्ट्रेन की जगह हम लिखेंगे डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। थोड़ा सा रीसेट करेंगे, ए हमारा नीचे आ जाएगा और एल हमारा ऊपर चला जाएगा। अगर हम गिवन सिचुएशन देखें तो हमने वायर को डबल करना है स्टूडेंट। ये हमारी है ओरिजिनल वायर, दिस इज एक्चुअली ओरिजिनल वायर, एल है उसकी लेंथ। तो हमने 2L करनी है लाइक दिस, 2L हियर 2L। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारी जो चेंज इन लेंथ है वो भी हमारी L ही है, तभी हमारी जो न्यू लेंथ है वो 2L बनेगी। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे हमारा डेल्टा L है वो L के इक्वल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये दोनों हमारी कैंसिल हो जाएंगी, दोनों इक्वल हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद दिस। तो हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद वाई इज इक्वल टू एफ ओवर ए। यहाँ से स्टूडेंट हम फोर्स निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वाई इंटू ए। तो वाई की वैल्यू हमें गिवन है यंग्स मॉडुलस की, सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की गिवन है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगी दैट विल बी 10⁻⁷ न्यूटन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारा क्वेश्चन बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जस्ट हमने स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन यूज करना है, कौन सा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। तो यहाँ पे हमने वायर को डबल करना है, तो नोट करने वाली बात ये है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस y इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f हमारी स्टूडेंट आ जाएगी y इंटू ए। y की वैल्यू हमें गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की भी गिवन है। तो हमारे पास फाइनल जो फोर्स की वैल्यू आ रही है दैट इज 10⁻⁷ न्यूटन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो में स्टूडेंट यहाँ पे ये समझाया हुआ है, ये एक्चुअली हमारी है इनिशियल वायर, दिस रिप्रेजेंट आवर इनिशियल वायर दिस। तो जब हम किसी वायर को स्टूडेंट किसी उसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, उसकी लेंथ तो स्टूडेंट बढ़ जाती है, नो डाउट कि उसकी लेंथ ये है ओरिजिनल लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, ये स्टूडेंट है उसकी फाइनल लेंथ। लेंथ तो उसकी बढ़ जाती है, लेकिन स्टूडेंट साथ में उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कम हो जाता है। कहने का मतलब डायमीटर कम हो जाता है। लेंथ तो इंक्रीज होती है लेकिन डायमीटर कम हो जाता है, जैसे कि डायग्राम में शो किया है, क्योंकि हमारा जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है वायर का। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट जब हमारे पास लेंथ में चेंज आती है एल से डेल्टा एल, तो तभी हमारे पास साइमल्टेनियसली उसी समय डायमीटर में भी चेंज आ जाती है। ये हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली अवर ओरिजिनल डायमीटर डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन डायमीटर। तो हमारे पास जो पॉइजन रेशो होती है वो यही होती है, जो डायमीटर में रिलेटिव चेंज आती है उसको हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, और जो लेंथ में चेंज आती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो पॉइजन रेशो होती है इन दोनों की रेशो होती है लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। So Poisson ratio is defined as the ratio of a lateral strain and a longitudinal strain। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, तो अगर हम लेटरल स्ट्रेन देखें तो वो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा डेल्टा डी, जो कि चेंज इन डायमीटर है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर डेल्टा डी ओवर डी। जबकि हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो हमारे पास आएगी डेल्टा एल ओवर एल। सो दिस इज अवर एक्चुअली पॉइजन रेशो, डेल्टा डी ओवर डी ओवर डेल्टा एल ओवर एल। आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। यहाँ पे स्टूडेंट आप डायग्राम देख सकते हो, ये हमारे पास एक पाइप है, हॉरिजेंटल पाइप है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा एरिया कम है, यहाँ पे हमारा एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ हमारी वेलोसिटी गिवन है,
आई होप यू कैन सी हियर। वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ रेडियस गिवन है 5, यहाँ भी रेडियस गिवन है। हमें यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जो सेकंड वाला सेक्शन है। तो यहाँ हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। पहले समझते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट ये कहती है कि जब हमारे लिक्विड फ्लूइड्स फ्लो करते हैं थ्रू पाइप्स ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम फ्लो रेट दिस। तो वॉल्यूम फ्लो रेट स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल होगा मैथमेटिकली, वो हमारा एवी के इक्वल होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी। इसलिए कहने का मतलब है जो एवी है दैट इज कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 दैट इज कांस्टेंट। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट v2 हेयर। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो a1 की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे, अगर हम देखें a1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। आई होप यू कैन सी हियर। a1 की वैल्यू पुट करेंगे पाई r1 स्क्वायर, v1 एज सच। सिमिलरली स्टूडेंट a2 की वैल्यू हम पुट करेंगे पाई r2 स्क्वायर v2। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीसेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी v2 इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हमें r1 गिवन है, r2 गिवन है, v1 तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। r1 की वैल्यू 5 है, r2 20 है, v1 50 है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी विल बी एबल टू कैलकुलेट v2 विच इज कमिंग 3.1 अप्रोक्सीमेटली 3.1 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करनी है, a1 की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर देना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमने एप्लीकेशन डिस्कस करनी है टू वेरियस प्रोसेसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली स्टूडेंट ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कि किसी सिस्टम को जो हीट सप्लाई करते हैं दैट इज एक्चुअली यूटिलाइजेस इनटू टू पर्पसेस। एक तो उस सिस्टम की हम इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, दिस इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और साथ में हमें वर्क भी ऑब्टेन होता है। तो हीट सप्लाइड to a system is equal to change in internal energy of system and work done by the system. This is the statement of first law of thermodynamics. I hope you can see here the diagram. आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। हमारी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सीधा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू हमारा जीरो होता है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा Q इक्वल टू वर्क। कहने का मतलब ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि जो हीट चेंज होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी वर्क डन। तो अगर हम एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी स्टूडेंट हमारी किसके इक्वल होती है, एफिशिएंसी हमारी होती है वर्क ओवर हीट। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्योरेटिकली जो आइसोथर्मल प्रोसेस है काफ़ी एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी 100% आ रही है थ्योरेटिकली। आगे चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टूडेंट हमारी जो हीट चेंज है वो जीरो होती है, Q इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अल्टीमेटली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो विदाउट हीट होता है। कैसे होता है, एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इज ऑब्टेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली कि वर्क हम विदाउट सप्लाइंग द हीट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में स्टूडेंट हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है किसी सिस्टम का, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वर्क हमारा किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V के।
सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो मीन डेल्टा वी जीरो। अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास जो वर्क डन हुआ वो आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो हुआ। तो ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डब्ल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्यू किसके इक्वल आ रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हम हीट चेंज होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकॉज नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आगे चलते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में स्टूडेंट दोनों चीज़ें होती है, वर्क भी ऑब्टेन होता है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। इसका मतलब जो हीट है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी V2 माइनस V1, बोथ आर ऑब्टेन्ड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमने थर्मल कंडक्टिविटी का थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करना है। आई होप यू कैन सी द क्यूब हियर। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी में स्टूडेंट जो हीट हमारी है दिस इज एक्चुअली हीट, ये हमारे पास टेम्परेचर है T1, ये है T2। T1 ज़्यादा है इसलिए हमारी हीट जो है टुवर्ड्स राइट फ्लो करेगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के कारण जो हीट फ्लो कर रही है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है वो देख लेते हैं। एक तो डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, देखिए एरिया ए, देखिए। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड फैक्टर हमारा है टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। सिमिलरली टाइम के ऊपर डिपेंड करती है हीट, टी के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये गैप है, इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट कम फ्लो करेगी बिटवीन टू फेसेस ऑफ क्यूब। ये हमने एक मेटल का क्यूब रिप्रेजेंट किया है। तो अल्टीमेट हमारी कंपाइलेशन ये बनी कि हमारी जो हीट है वो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ए टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम और डेल्टा एक्स के ऊपर। इन सभी फैक्टर को हम कंबाइन कर देते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी कंबाइन करके। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा देंगे, किससे, के फैक्टर से। ये स्टूडेंट के हमारे पास है, दिस एक्चुअली के इज अवर थर्मल कंडक्टिविटी, हियर के इज थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन बनती है। इस फार्मूले को रीसेट करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास के की इक्वेशन ये आ जाएगी, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर के। तो अगर हमने के की डेफिनेशन बनानी है तो सभी फैक्टर, जो बाकी फैक्टर सबको 1 1 लेना पड़ेगा, जैसे कि डेल्टा एक्स 1 मीटर, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 केल्विन, सभी फैक्टर्स 1 1 लेने पड़ेंगे, टी भी 1। तो अल्टीमेटली हमारी के किसकी इक्वल आ जाएगी, क्यू के इक्वल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, थर्मल कंडक्टिविटी इज हीट दैट फ्लोज अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस ऑफ, हमारे पास क्यूब होना चाहिए, उसकी साइड होनी चाहिए 1 मीटर, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 मीटर साइड होनी चाहिए 1 सेकंड में, और जो फेसेस है उनके बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 केल्विन का, या यू कैन से 1 डिग्री सेल्सियस का। उस टाइम जितनी हीट फ्लो करेगी दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, नेक्स्ट हमें अगर यूनिट ड्राइव करना है तो यूनिट भी हम ड्राइव कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का क्यू का यूनिट हम पुट करेंगे, देखिए क्यू का यूनिट हमारे पास आएगा जूल, डेल्टा एक्स का आएगा मीटर, सिमिलरली एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन, और टाइम का हमारे पास आएगा सेकंड। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के का ये यूनिट बन जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, दिस विल बी द एसआई यूनिट। आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का है, हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी ट्रेवल करता है, ए और बी के बीच डिस्टेंस 5 किलोमीटर गिवन है। ए से बी ट्रेवल करता है स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद फिर रिटर्न करता है बी टू ए, तब उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर। हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। जब 2 स्टेप्स में डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है 2v1 v2
ओवर V1 प्लस V2। तो जस्ट यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे V1 V2 की। V1 की 36, V2 की 72। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज करना है 2V1 V2 ओवर V। आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमें गिवन है कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड और ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 स्ट्रेस इंड्यूस्ड। तो स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेस स्टूडेंट हमारी किसके इक्वल होती है? स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो यहाँ पे फोर्स हमें गिवन है 100, एरिया की जगह हम स्टूडेंट पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है, 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5 × 10⁻² मीटर। यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए पाई की वैल्यू हम 3.14 पुट कर देंगे, 3.14। उसके बाद आर की वैल्यू जैसे कि हमने ड्राइव किया 5 × 10⁻²। इसका स्क्वायर भी हमें करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 25, 10⁻² का स्क्वायर आएगा 10⁻⁴। तो ये सारी सिचुएशन सिंपलीफाई करके स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड आ रही है दैट इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.27 × 10⁵ न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 200 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है GH इज इक्वल टू G1 - 2H ओवर R। दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर चेंज ऑफ ग्रेविटी विद हाइट। यहाँ R की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 6400 किलोमीटर जो कि अर्थ का रेडियस है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। H यहाँ पे पुट करेंगे 200, G की वैल्यू 9.8। यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई होप यू कैन सी हियर। तो ये हमने H की वैल्यू पुट कर दी, R की। तो थोड़ा सिंपलीफाई करके हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन रही है। सॉल्व करके वी विल गेट द आंसर 9.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा रिकॉल कर लें, विद हाइट एंड डेप्थ हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसकी वैल्यू कम होती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कंसेप्ट है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने 3 वेसल्स शो किए हैं PQR। देखें तो तीनों की शेप डिफरेंट है और तीनों में इसलिए हमारा तीनों में अगर अमाउंट ऑफ वाटर देखें वो भी स्टूडेंट डिफरेंट होगा। तीनों में जो हाइट है वो सेम है हमने रखी हुई लेवल की। ये हाइट यहाँ भी H है, यहाँ भी H, सिमिलरली यहाँ भी H। अगर देखें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसमें अमाउंट ऑफ वाटर लग रही है और सबसे कम इसमें। कहने का मतलब देखने को तो ऐसा लग रहा है जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है उसमें प्रेशर भी सबसे ज़्यादा ही होगा। बेस एरिया सबका सेम है, सबका जो बेस एरिया है वो सेम है। तो देखने को लग रहा है स्टूडेंट की जो प्रेशर है वो इस केस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें वाटर सबसे ज़्यादा है इसमें कम होगा। पर स्टूडेंट एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारा प्रेशर होता है यही मैंने लिखा हुआ है। देखने को ऐसे लग रहा है कि पर एक्सपेक्टेड प्रेशर तो ऐसा है, लेकिन हमारा जो प्रेशर है उसकी इक्वेशन तो स्टूडेंट ये होती है ρGH। हाइट के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ लिक्विड। तो हाइट अगर हमने सेम रखी है इसका मतलब बॉटम के ऊपर हमारा प्रेशर सेम होगा। PP = PQ = PR, तीनों वेसल्स के बॉटम में। इसी सिचुएशन को हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन होती है डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज रफली 1000 kg/m³। जैसे कि स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक वुड है, वुड की डेंसिटी हमें गिवन है 600 kg/m³। हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जस्ट हम जो हमें डेंसिटी गिवन है उसको 1000 से डिवाइड कर लेना है तो यू विल गेट द रिलेटिव डेंसिटी, तो विच इज कमिंग 0.6। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है एक मेटल है, उसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 0.85। हमें उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो जस्ट हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो यू विल गेट 850 kg/m³। अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमें गिवन है एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट है। एस्केप वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होती है? मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, कम से कम वो स्पीड जिससे हम किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करें सो दैट इट नेवर रिटर्न टू सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की सरफेस से इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमें याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है √2gm/r। कहने का मतलब ये है कि जो एस्केप वेलोसिटी है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है प्लैनेट के मास के ऊपर और एक डिपेंड करती है उसके रेडियस के ऊपर। और इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है कि इन दो फैक्टर्स के ऊपर नहीं डिपेंड करती। कौन कौन से दो फैक्टर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे नहीं डिपेंड करती। सिमिलरली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी नहीं डिपेंड करती। तो फैक्टर इफेक्टिंग एस्केप वेलोसिटी आर मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, और जो फैक्टर नहीं इफेक्ट कर रहे वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसके लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। कैसी फोर्स लगानी पड़ेगी? शियर फोर्स। ऐसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी सिंबल से डिनोट करते हैं। जी हमारी होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारी हुई शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स हमारी आई होप यू कैन सी है। तो एरिया यहाँ पे ये वाला एरिया हम यूज करेंगे, दिस इज द एरिया, जिस एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है। यहाँ पे शियर स्ट्रेन की हम जगह लिखेंगे दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है थीटा। तो दिस इज अवर एक्चुअली, यहाँ पे हमने जो स्ट्रेन ली है दैट इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। जब एंगल हमारा स्मॉल होता है तो थीटा जो होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, इसलिए हमने थीटा की जगह tan थीटा ही लिख लिया है। आगे चलते हैं। तो डायग्राम से स्टूडेंट हम देख सकते हैं जो हमारा tan थीटा है वो किसके इक्वल आएगा? x/l के इक्वल आ जाएगा। आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज l। तो tan थीटा आएगा x/l। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, f/a/x/l। तो अल्टीमेटली g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ g, FL/xa। इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। याद रखना है कि जो रिजिडिटी कंसेप्ट है वो शियर स्ट्रेस में यूज होता है। आगे चलते हैं कैपिलरी एक्शन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारी स्टूडेंट यहाँ पे है, दिस इज एक्चुअली अवर सरफेस टेंशन फोर्स। तो एंगल थीटा है, तो अगर इसका हमने अपवर्ड कंपोनेंट देखना है तो अपवर्ड कंपोनेंट बन जाएगा t cos थीटा, दिस इज t cos थीटा। ये किसके ऊपर लग रहा है? इसके ऊपर, जिसका कि सरकमफ्रेंस 2πr है, जो मेनिस्कस है, अपर जो मेनिस्कस है। इसका मीनिंग स्टूडेंट हमारे पास जो अपवर्ड फोर्स हुई है t cos थीटा है, किसके ऊपर लग रही है? 2πr के ऊपर। तो हमारी जो टोटल फोर्स हुई वो हुई t cos थीटा मल्टीप्लाई 2πr। आई होप यू कैन सी हियर। तो अपवर्ड फोर्स इज t cos थीटा इनटू 2πr। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? डाउनवर्ड फोर्स स्टूडेंट है यहाँ पे ये वाली, ये जो हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम में जो लिक्विड है उसका जितना वेट है h हाइट वाला, तो उसका वेट हम निकाल लेते हैं। वेट आएगा mg के इक्वल, mg मास को हम रिप्लेस कर देंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। यहाँ साइड पे लिखा हुआ है देखिए, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, देयर मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये आ जाएगा। तो अब बाकी रो जी तो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम की जगह स्टूडेंट, क्योंकि वह सिलेंड्रिकल हमारी ट्यूब है, तो हम πr² h पुट कर देंगे। आई होप यू कैन सी हियर, v की वैल्यू ये पुट करेंगे πr² h। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो दोनों फोर्सेस हमारी इक्वल हो जाती है। इक्वेट कर देते हैं, t cos थीटा इनटू 2πr इज अपवर्ड फोर्स, वाइल जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज πr² h रो जी। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2t cos थीटा ओवर रो आर जी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट डिस्कस किया है। पहले सॉलिड का
तो यहाँ पे हमने पहले सॉलिड के केस में डिस्कस किया है, जो हमारी हीट सप्लाइड होती है वो स्टूडेंट किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। कहने का मतलब क्यू हमारी इक्वल होती है एम सी डेल्टा टी के इक्वल। यहाँ पे जो सी है यही हमारी स्पेसिफिक हीट है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बनाने के लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को 1 करना पड़ेगा। कहने का मतलब है मास भी 1 होना चाहिए 1 kg, सिमिलरली टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 ही होना चाहिए 1 केल्विन। तो अगर हमारे पास एक सब्सटेंस 1 kg का है, उसका हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करना है, तो जितनी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वही उसकी उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। आइए चलते हैं नेक्स्ट। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली 4.2 किलो जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है, या यू कैन से 4200 जूल। अब चलते हैं नेक्स्ट गैसेस के। गैसेस के केस में दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, सीपी एंड सीवी। सीपी हमारी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि सीवी हमारी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों इक्वल नहीं होती, सीपी ग्रेटर देन सीवी होती है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के केस में सिस्टम को दोनों काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाते हैं और साथ में हमें वर्क भी ऑब्टेन होता है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है लेकिन वर्क डन हमारा होता है 0। इसका मतलब ये है कि इस केस में बहुत सारी हीट चाहिए, दैट इज वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। आगे चलते हैं। आगे है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ में स्टूडेंट ये है कि जिस किसी बॉडी से रेडिएशन की फॉर्म में हीट लॉस होती है, वो जो हीट लॉस रेट होता है, कहने का मतलब हीट लॉस पर टाइम, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है उसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट लॉस in the form of radiation is directly proportional to 4th power of its absolute temperature। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के सिग्मा आता है। इस सिग्मा को हम स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, समटाइम्स ई आ जाता है। ई को हम कहते हैं एमिसिविटी। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है, मॉडिफाई कर देते हैं। इसको हम स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर कंसेप्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पे है हमें 2 वेक्टर्स गिवन है, हमें फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है। जब भी स्टूडेंट 2 वेक्टर के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल, तो वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। तो कहने का मतलब ए और बी का पहले हमें डॉट या स्केलर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद नीचे ए और बी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करेंगे। तो पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी निकालेंगे तो स्टूडेंट ए का पहले ए वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसके बाद बी वेक्टर। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो जस्ट हमने आई वाले जो कोफिशिएंट है उसको आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सिमिलरली यहाँ 2 को करेंगे 1 से, और यहाँ -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, सिमिलरली 2 और 1 2, -1 और -2 2। तो हमारे पास ए डॉट वी की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? ए का मैग्नीट्यूड, इसका पहले स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर आएगा 1, ये देखिए 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4, उसके बाद यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया √6। सिमिलरली स्टूडेंट वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोफिशिएंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेना है, दैट इज आल्सो अगेन कमिंग √6। पहला भी हमारे पास √6 आ रहा है, सेकंड भी √6। तो उसके बाद एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। तो ये हमारे पास है ए डॉट बी की वैल्यू, ये है ए का मैग्नीट्यूड और ये है बी का मैग्नीट्यूड।
√6 और √6 स्टूडेंट हमारे पास 6 बन जाएगा, तो 3/6 दैट मीन्स 1/2। तो cos थीटा 1/2 स्टूडेंट होता है cos 60 डिग्री। cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। एक बार फिर से देखते हैं। वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन cos थीटा इक्वल टू a.b/ab। तो पहले हमने a और b का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद a का मैग्नीट्यूड एंड देन b का मैग्नीट्यूड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्सप्रेशन में। वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास स्टूडेंट, लिखा है फाइंड लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स a वेक्टर और b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट, तो होता बेसिकली क्या है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। यही हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है a.b=0। उसके बाद यहाँ पे a वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, हम i वाला कोफिशिएंट i वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3। ये देखिए 2 × 3 लिखा हुआ है, 2 × 3। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। यही लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, लैम्डा मल्टीप्लाई -2। उसके बाद क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो ये सारा सम हमारा 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 6, सिमिलरली -2 × लैम्डा -2 लैम्डा और -2 × 1 -2। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा = 2। तो इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होता है दैट इज एक्चुअली 0। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछा है प्रूव दैट दी वेक्टर, दो वेक्टर्स हमें गिवन है, दे आर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए स्टूडेंट एक्चुअली उनका जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, a × b = 0। तो a × b निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ijk लिखेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी होगी ijk की, सेकंड लाइन होगी a वेक्टर के कोफिशिएंट और थर्ड लाइन जो होगी दैट विल बी एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ b वेक्टर। तो इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, पहले हम i लिखेंगे। जब स्टूडेंट हम i लिखेंगे तो वी विल एक्चुअली कंसिडर दिस डिटर्मिनेंट। किस किस को हमने हाइड करना है, इसको हम हाइड कर देंगे, दिस ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। इसको सॉल्व कर लेना i के साथ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, -9 यहाँ लिख लेते हैं -9। उसके बाद फिर माइनस अपनी तरफ से लेना है, उसके बाद फिर क्रॉस करना है 9 -1, कहने का मतलब -9 अगेन आएगा, अगेन -9 ऐसे ब्रैकेट में आएगा, अगेन -9 ऐसे -9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, -9 या माइनस प्लस। तो ये हमारा पहला तो हो गया 0, दैट इज इक्वल टू 0। इन दिस वे i का कोफिशिएंट तो हमारा 0 हो गया। अब चलते हैं j वाले कोफिशिएंट पे, -j लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या हाइड करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। वी विल हाइड दिस कॉलम एंड दिस रो। तो हमारे पास क्या बचा, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, उसके बाद माइनस अपनी तरफ से, उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा -6 मल्टीप्लाई -1 आएगा 6। तो ये भी हमारे पास 0 ही आ गया, j का कोफिशिएंट भी 0 ही आ गया। अब चलते हैं k वाले कोफिशिएंट के ऊपर। k वाला कोफिशिएंट जब लिखेंगे तो क्या क्या हम हाइड करेंगे, वी विल हाइड दिस, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड करेंगे। तो हमारे पास व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। सो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस
यहाँ पे स्टूडेंट -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो जे का कोफिशेंट भी हमारे पास 0 ही आ गया, आई का कोफिशेंट भी 0, जे का भी, के का भी, ऑल कोफिशेंट्स आर 0। यही नीचे सॉल्व किया है। देखिए जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, आई का, जे और के तीनों कोफिशेंट 0 आ गया, तो अल्टीमेटली 0 वेक्टर। इसका मतलब हमारा जो ए वेक्टर है दैट इज एक्चुअली पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। एक और फिर से समराइज कर लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और क्या क्या हमें करना है। जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि दो वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमने जस्ट यूज कर लिया ए डॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि वेक्टर पैरेलल है। जब वेक्टर पैरेलल के केस में हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे आई जे के ऊपर, नीचे हमारे पास आएगा आई ए के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट जैसे कि डिस्कस किया है। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है, वो देख लेते हैं क्या है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली क्या है, ये जो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तब यहाँ पे स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। तो जैसे ही आई होप यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है, इसको हमने किसी लिक्विड में फॉल किया है। स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट क्या होता है कि ये हमारी बॉल जो है नीचे को एक्सेलरेट करती है, क्योंकि हमारा जो वेट है वो डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू विस्कस फोर्स एंड बायोवेंसी फोर्स। लेकिन एक टाइम पे स्टूडेंट आके ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। उसके बाद हमारी जो बॉल है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल करती है, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो जो स्टोक लॉ है वो हमें देता क्या है, वो हमें विस्कस फोर्स देता है, विस्कस फोर्स इन द टर्म्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। तो विस्कस फोर्स का हमारे पास ये एक्सप्रेशन है एज पर स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा वी आर। यहाँ पे स्टूडेंट जो आर है बॉल का रेडियस, वी हमारी है टर्मिनल वेलोसिटी और ईटा हमारा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड। तो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर। अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे ही हमारी बॉल स्टूडेंट नीचे को फॉल करती है, ये हमारा वेट है वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड। उसके बाद विस्कस फोर्स स्टूडेंट हमारी बैकवर्ड, अगर बॉल हमारी नीचे को जा रही है तो विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली हमारी जो बायंसी फोर्स है वो भी हमारी स्टूडेंट अपवर्ड होगी, टी, जिसको कि हमने टी से डिनोट किया है। तो टी इज बायोवेंसी फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट, एफ वी हमारी है विस्कस फोर्स और वेट हमारा है W है हमारा वेट ऑफ द बॉडी। तो इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे अपवर्ड फोर्सेस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस को टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अ टर्मिनल वेलोसिटी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। बॉडी विल मूव विद टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन नेट फोर्स ऑन इट इज 0। वही अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे डाउनवर्ड फोर्स जो कि हमारी है वेट, दैट शुड बी इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बायोवेंसी फोर्स या थ्रस्ट। तो इनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले हम W का एक्सप्रेशन निकालते हैं। W क्या है, दैट इज एक्चुअली वेट विच इज इक्वल टू mg। तो W को पहले mg के इक्वल फाइंड आउट कर लेंगे। मास की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है डेंसिटी का। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यहाँ से मास का एक्सप्रेशन आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास वेट आ गया रो वी जी। यहाँ पे रो क्या है, रो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जिस सफियर को हमने फॉल किया उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द सफियर। ये रो सफियर की डेंसिटी है, ये उसका वॉल्यूम है और ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
तो सफ़ियर का वॉल्यूम तो स्टूडेंट हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो v की जगह मैंने लिख दिया है देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी सारा एक्सप्रेशन रो जी सेम ही है। तो ये हमारे पास वेट का एक्सप्रेशन हो गया, वेट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस। क्या हुआ हमारे पास वेट का एक्सप्रेशन 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो वेट का हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया, एफ वी हमें मालूम है 6 पाई ईटा वी आर। बायोएंसी फोर्स देख लेते हैं, बायोएंसी फोर्स किसके इक्वल आएगी, बायोएंसी फोर्स विल बी इक्वल टू एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड की डेंसिटी हमने मानी है सिग्मा। तो यहाँ पे वेट कैसे निकालेंगे, सेम उसी फार्मूले से निकालेंगे रो वी जी से। यहाँ पे रो की जगह स्टूडेंट सिग्मा वी जी आएगा, सिग्मा वी जी, सिग्मा वी जी। तो जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ लिक्विड का, जितना सफियर का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ v की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। और सिग्मा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज एक्चुअली, सिग्मा है लिक्विड की डेंसिटी। तो ये हमारी बायोएंसी फोर्स बनी, वॉल्यूम आया जितना सफियर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, सिग्मा है लिक्विड की डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वेट का हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, ये वेट की वैल्यू हो गई 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये विस्कस फोर्स की, ये बायोएंसी फोर्स। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे, ये वाली टर्म को, ये वाली टर्म को हम उस साइड लेके जाएंगे, 6 पाई ईटा वी आर एक तरफ रहेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, जी भी कॉमन आ जाएगा इनफैक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ से स्टूडेंट कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल होती है वो कैंसिल हम कर देते हैं। रेस्ट पाई हमारा कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल कर देते हैं। सिमिलरली एक आर भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद और तो कोई टर्म नहीं कैंसिल हो रही, रेस्ट हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी ओवर ईटा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर फॉलिंग इन लिक्विड। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है कि फोर्स एफ दैट इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में गिवन है 2i + 3j - 2k एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 मीटर, 2 मीटर और -2 मीटर। हमें टॉर्क कैलकुलेट करनी है। तो टॉर्क का तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है R क्रॉस F। तो F तो हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ये जो हमें पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1i, यहाँ पे आ जाएगा 2j और यहाँ आ जाएगा -2k। तो दिस इज एक्चुअली आर वेक्टर। तो अब टॉर्क कैलकुलेट करनी है, तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर क्रॉस एफ से। टॉर्क का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है आर क्रॉस एफ। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट, तो टॉर्क हमारी है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, देयरफॉर टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लाइन में आई जे के लिखेंगे, सेकंड में यहाँ पे फर्स्ट क्योंकि आर वेक्टर है तो आर वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम एफ वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर है वो तो सेम ही है। पहले आई लिखेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर लेंगे। तो आई के लिए स्टूडेंट हमारे पास कहेगा -4 -6, कहने का मतलब है -4 यहाँ लिख लेते हैं। पहले हमारे पास आएगा -4 आई के लिए, यहाँ हमारे पास आएगा -6, कहने का मतलब +6। तो सॉल्व करके आएगा 2, तो आई का कोफिशिएंट तो हमारे पास आएगा 2i। सिमिलरली स्टूडेंट हम जे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से। उसके लिए हमें ये कॉलम और ये रो हाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये 1 और 2 हमारे पास हुआ 1 और -2, ये हमारे पास बनेगा -2। उसके बाद हम माइनस करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट -4, कहने का मतलब +4। तो जे का कोफिशिएंट हमारे पास आएगा 2।
इन दिस वे वी कैन आल्सो सेम प्रोसीजर देखिए मैंने फॉलो किया है। आई का कोफिशिएंट आ गया 2i, सिमिलरली जी का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा 2i माइनस 2j माइनस के। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, सिमिलरली माइनस 1 का स्क्वायर 1। सॉल्विंग दिस इट इज कमिंग 9 रूट, तो विच इज़ 3। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 3 न्यूटन मीटर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट टॉर्क आर क्रॉस एफ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमने एक्चुअली किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन देनी होती है तो उसका जो इनर्शिया होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक इरेगुलर सी बॉडी शो की है, उसके डिफरेंट मासेस हैं, उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज m1, इसका रेडियस, दिस इज एक्चुअली अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो m1 का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, ये हमारे पास है सिमिलरली m2, ये है m3, ये है m4 एंड सो ऑन। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के सेकंड का है r2 डिस्टेंस, सिमिलरली सेकंड का है r2, सिमिलरली थर्ड का है r3, सिमिलरली इसका है r4। तो हमने बेसिकली करना क्या है, आई होप यू कैन सी हियर, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टिकल है उसका हमने मास लेना है m1, दिस विल बी इट्स मास m1। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके स्क्वायर से, m1 मल्टीप्लाई r1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ करेंगे हम, क्या करेंगे, m2 r2 स्क्वायर। इन सभी का हमने सम कर देना है, यही नीचे लिखा है देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जिसको कि हम आई सिंबल से डिनोट करते हैं। देखिए नीचे हमने मैथमेटिकल इस चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया है, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड अप टू nth पार्टिकल। तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया है सिग्मा सिंबल डाल के, सिग्मा सिंबल डाला है, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n mi स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग होता है जब हमने किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन देनी होती है तो बॉडी जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, कहने का मतलब दैट इज एक्चुअली इट्स इनर्शिया। आगे देखें एसआई यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास का यूनिट तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा केजी, सिमिलरली इसका आएगा मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एसआई यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आर केजी मीटर स्क्वायर। तो केजी की अगर डायमेंशनल फार्मूला देखो तो एम आ जाएगा, मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर आ जाएगा, टाइम तो नहीं है तो t0। तो दिस विल बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर t0। आगे चलते हैं, फैक्टर ऑन विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। एक तो शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी कहने का मतलब है कि हमारी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, या अगर स्फेरिकल है तो हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग टू स्फीयर्स। ये स्टूडेंट हमारे पास, ये वाला हमारे पास है, लेट्स से फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करते हैं, दिस इज अवर एक्सिस जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास है सॉलिड स्फीयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिकेट की लेदर बॉल होती है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है हॉलो स्फीयर, जैसे कि टेनिस बॉल होती है। अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है मास की। इस केस में अगर देखें मास हमारा स्टूडेंट सेंटर के पास कंसंट्रेटेड है, लेकिन इस केस में देखें हॉलो स्फीयर में मास हमारा सिर्फ सरकमफ्रेंस के ऊपर कंसंट्रेटेड है, सरकमफ्रेंस पे इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। इसका मतलब दोनों केसेस में चाहे कि उनकी डिमेंशन सेम है, हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन,
शेप कैसी है उसकी और ओरिएंटेशन कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल बॉडी, तो हमने एक्स लिखा है ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने एक्सिस यहाँ से लिया है सेंटर से, जस्ट समवेयर हेयर, जस्ट समवेयर पोजीशन ऑफ एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। रोटेशनल टेंडेंसी उसकी डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट एक्सिस। सिमिलरली स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन की बात करें, हमने ऐसे एक्सिस लिया है, जहाँ फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिया है अलॉन्ग जेड एक्सिस, वाई एक्सिस जहाँ हमने ऐसे लिया है। तीनों एक्सिस हैं देखिए हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। तो एक्सिस भी बहुत मैटर करता है। हो सकता है हमारी बॉडी जो है एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, रोटेट कर सकती है, लेकिन बट जेड एक्सिस के अलॉन्ग लेट्स से इट इज़ अनएबल टू रोटेट। इसका मतलब ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। यहाँ गिवन है हमें 3 मासेस गिवन है, एम एम 2m। इनको ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पे हमने लिखा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन जाएगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमारे मास m, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट प्लेस करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्चुअली है 2.5, उसके बाद एक्स एक्सिस ये देखिए ये है 3, ये 3 वाला है, तो ये आएगा, ये मास हमारे पास आएगा 2m मास 3 पे है। सिमिलरली जो थर्ड मास m है वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पे 3.5 पे। तो ऐसे सिचुएशन बनेगी। तो सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो यहाँ हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम करेंगे क्या, देखें जरा, m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखें दिस इज अवर m1 इज m। अगर m2 देखें तो ये हमारा है m2 है 2m। सिमिलरली दिस इज अवर m3, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है m1 इज m, m2 इज 2m एंड m3 इज m। x1 की वैल्यू देखें तो स्टूडेंट ये हमारे पास है x1, दिस इज x1 2.5, x2 कितना है 3, x3 कितना है 3.5। तो यही वैल्यू लिख के हमने बाद में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है एक्सप्रेशन में, m1 की m, सिमिलरली m2 की 2m, m3 की 3m, यही मैंने सब्स्टिट्यूट किया। देखिए m1 की m, सिमिलरली यहाँ पे m2 की 2m, यहाँ m3 की m, उसके बाद x1 की 2.5, x2 की 3 और x3 की 3.5, और नीचे हमारा सम है। तो m से m तो स्टूडेंट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आई 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्टूडेंट y का हमारे पास भी एक्सप्रेशन सेम ही होता है, y इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 m3y3 ओवर टोटल मास। तो आई होप वी कैन डू m1 m2 m3 तो हमें मालूम है, y1 y2 y3 भी हमें मालूम है। सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू वी कैन कैलकुलेट दी y विच इज कमिंग 2.25। सो हमारे अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट देखें तो हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, देखें जरा। x की वैल्यू हमारे पास आई थी आई थिंक 3, x की वैल्यू 3, तो सेंटर ऑफ मास के हमारे पास कोऑर्डिनेट आए 3, 2.25। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जस्ट हमने एक्सप्रेशन यूज करना है स्टैंडर्ड। आगे स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है, energy of 484 joule is spent in increasing the speed of a flywheel from 60 rpm to 360 rpm. Find moment of inertia of flywheel। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है E इज इक्वल टू 84 जूल। अगर देखें पहली फ्रीक्वेंसी की पहली हमारे पास गिवन है 60 rpm गिवन है। इसको पहले चेंज करते हैं सेकंड्स में। कैसे चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करके, 60 से डिवाइड कर देंगे। 60/60 हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी आ गई 1 rps, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ से हमें ओमेगा भी निकालनी पड़ेगी। ओमेगा का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो सॉल्व करके ओमेगा 1 आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड।
उसके बाद स्टूडेंट न्यू टू हमें गिवन थे 360, इसको अगेन 60 से डिवाइड करेंगे, आएगा 6 RPM, 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। फिर यहाँ से अगेन हमें ओमेगा 2 निकालनी पड़ेगी, ओमेगा 2 आएगी 2 पाई न्यू टू, सॉल्व करके आएगा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी आरपीएम में, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आरपीएस आ जाएगी, फिर उससे ओमेगा 1 निकालेंगे 2 पाई न्यू 1, जो कि हमारे पास आया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद हमें न्यू टू गिवन थी, न्यू टू कितनी गिवन थी 360, 60 से डिवाइड करेंगे आएगा 6 आरपीएस। तो बस यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन यूज कर लेना 2 पाई न्यू टू, सॉल्व करके आएगा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट हम एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे E की वैल्यू 484 हमें गिवन है, दिस मच वर्क वाज एक्चुअली डन 484। यहाँ पे आएगा 1/2I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओमेगा टी की 12 पाई, इसकी 2 पाई, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके, विच विल कम 0.7 kg मीटर स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d रिड्यूसेस टू 25% फ्रॉम इट्स वैल्यू एट सरफेस, फाइंड d। कहने का मतलब ये है कि हमें gd गिवन है 25% ऑफ g, gd हमें गिवन है 25% ऑफ g। तो 25 थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 25/100 इंटू जी, तो सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 से, तो g/4 आ गई। इसका मतलब gd की वैल्यू हमारे पास है g/4। उसके बाद एक्सप्रेशन पे चलते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास होता है gd इक्वल टू, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है gd इक्वल टू डेप्थ का एक्सप्रेशन g 1 माइनस d ओवर r। यहाँ पे स्टूडेंट gd की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे g/4 इक्वल टू g 1 माइनस डी आर। तो g से g तो हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास क्या है 1/4 इक्वल टू 1 माइनस डी आर। यहाँ पे r क्या है, r इज एक्चुअली रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट d/r की वैल्यू कितनी आई, d/r हमने इस तरफ ले लिया 1 माइनस 1/4, सॉल्व करके आएगा 3/4। यहाँ से 3/4 आया, तो d की वैल्यू कितनी आई 3/4 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3/4 इंटू r की वैल्यू 6400, सॉल्व करके d की वैल्यू हमारे पास आ गई 8400 किलोमीटर। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डेप्थ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक स्फेरिकल बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स वॉल्यूम बाय 0.1% व्हेन टेकन टू 500 मीटर डीप सी इन डेप्थ इन सी, फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल। हाँ, यहाँ पे हम पहले प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि 500 मीटर पे कितना प्रेशर है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल टू रो जी एच से। P इक्वल टू रो जी एच, रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, G स्टैंड, रो की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पुट करेंगे 1000, G की पुट करेंगे 9.8, H की वैल्यू 500। तो ये हमारा प्रेशर आ गया पहले 500 डेप्थ पे 49 इंटू 10⁵5। आगे चलते हैं। डेल्टा हमें गिवन है, देखिए 0.1%, तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू 0.1%, तो 0.1% है, तो इंटू 1/100 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 1/1000। तो सॉल्व करके 10⁻³ सिंप्लीफाई करके। तो अब हम एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज करेंगे, K इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस का P ओवर डेल्टा V ओवर V। P हमें मालूम है, हमने कैलकुलेट कर लिया था, P इज प्रेशर एट डेप्थ 500। सिमिलरली डेल्टा V और V भी हमने कैलकुलेट कर लिया। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 49 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमने एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू r साइन ओमेगा t।
यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं। अगर हमने साइन ओमेगा टी निकालना है तो कैसे आएगा, आर नीचे चला जाएगा। देखिए मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी वाई बाय आर, जो हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे वाई बाय आर। आइए पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखते हैं। वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी क्या होती है, दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी। तो डी ओवर डी टी तो ऐसा ही है अभी, तो मैंने वाई की वैल्यू लिख दी है आर साइन ओमेगा टी। तो इसका अगर डेरिवेटिव करना, आर तो स्टूडेंट हम बाहर ले आएंगे, डेरिवेटिव से आर बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस आएगा। आर पहले ही हमने बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, साथ में स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है ना ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव भी आएगा टी, तो साथ में ओमेगा भी आएगा। अल्टीमेटली हमारे पास v की इक्वेशन आ गई आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, तो हमारे पास कॉस ओमेगा टी और साइन के बीच एक रिलेशन होता है, दिस इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट हमारे इस एक्सप्रेशन से आया, थोड़ा रिकॉल कर लें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 से आया है ये एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो कॉस ओमेगा टी की ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यही मैंने देखिए नीचे पुट की है। तो हमारे पास v की इक्वेशन आ गई आर ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी रूट। जैसे मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था, साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई ओवर आर है। देखिए मैंने देखिए साइड पे लिखा है दिस वैल्यू, यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वाई बाय आर, मैंने पुट कर दी है वाई बाय आर। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम स्टूडेंट ये आर हमारा इधर चले जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये तो स्टूडेंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हट जाएंगे, तो नीचे सिंपल आर आएगा, आर ओमेगा ओवर आर दिस। ये आर और आर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस आर कैंसिल। अल्टीमेटली दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अब हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन का। v का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो अब यहाँ पे मैंने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। देखिए v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। आर ओमेगा तो स्टूडेंट हमारा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, आर ओमेगा तो बाहर आएगा। उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में ओमेगा भी आएगा क्योंकि ओमेगा टी का डेरिवेटिव भी करना है। तो सॉल्व करके आ रहा है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट साइन ओमेगा टी की मैंने फिर से वैल्यू पुट कर दी है, देखिए वाई बाय आर, तो फिर आर से आर कैंसिल, अल्टीमेटली गिविंग यू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। दिस इज दी अवर फाइनल एक्सप्रेशन, अल्टीमेटली गिविंग यू एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू negative of the displacement. So these are the expression for velocity and acceleration in case of a simple harmonic motion. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है वो 4th सेकंड में 10 मीटर मूव करता है, 6th सेकंड में 15 मीटर, हमें 7th सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। गिवन है कि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट एस एन तो पहले हमें गिवन है 4th सेकंड में डिस्टेंस गिवन है, एन की वैल्यू पुट करेंगे 4। यू और ए हमें पता नहीं, वो पहले फाइंड आउट करने हैं हमने। 4th सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर गिवन है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 2 × 4 बन जाएगा 8 माइनस 1 7। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये बन गई 10 इज इक्वल टू यू प्लस 7 a बाई 2। सिमिलरली अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट 15 मीटर डिस्टेंस गिवन है, कौन से सेकंड में, 6 सेकंड में। तो मैंने एन की वैल्यू 6 पुट कर दी है, देखिए 6 पुट कर दी है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इन दी फॉर्म ऑफ यू एंड ए।
इन दोनों को हम स्टूडेंट सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करके वी विल फाइंड यू एंड एक्सेलरेशन। आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ 5/2 आ रही है और यू की वैल्यू 5/4। जस्ट आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यू और यू कैंसिल हो जाएगा। 15 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ हमारे पास आएगा 4/2। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब उसके बाद फाइनली हम ये फार्मूला पुट कर देंगे। 7th सेकंड में फाइंड आउट कर लेते हैं। u + a/2 n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7। तो u और u की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 5/4। a की भी पुट कर दी। तो s 7th स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 17.50 मीटर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है x = 40 + 12t - t³। हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो पहले x निकाल लेते हैं। पहले x हमें गिवन है। x से हम पहले v निकालेंगे। v कैसे निकालेंगे? dx/dt से। तो स्टूडेंट यहाँ पे 40 का डेरिवेटिव तो आएगा 0 बिकॉज 40 कांस्टेंट। 12t का डेरिवेटिव t हट जाएगी तो 12 आएगा। सिमिलरली t³ का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 3 आगे आ जाएगा। 12 - 3t², एक पावर कम हो जाएगी। तो अब रेस्ट है तो इसका मतलब हमारी v0 है। v0 है तो अल्टीमेटली वी आर गिविंग 12 - 3t² = 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेकेंड। तो यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 56 मीटर। सो 56 मीटर पे दिस बॉडी विल दिस मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है 2 फोर्सेज ईच ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। यहाँ पे F1 F2 हमें गिवन है 4 न्यूटन और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो जस्ट हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज कर लेना है। F = F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा का रूट। तो F1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 4 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16। इसका भी स्क्वायर 16। यहाँ भी 2 × 16 cos 60 1/2 होता है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी 4√3 न्यूटन। सिमिलरली हमारे पास डायरेक्शन के लिए भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है tan α = F1 sin थीटा / F1 + F2 cos थीटा। जस्ट थीटा की 60 वैल्यू पुट करनी है। F1 F2 हमें मालूम है। यहाँ से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं विच विल कम 30 डिग्री। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है A projectile is thrown with a velocity 5 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal। हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना है। और हमें गिवन है g की वैल्यू वी कैन टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है h = u² sin² θ/2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। यहाँ पे जो u है दैट इज एक्चुअली अवर इनिशियल वेलोसिटी। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। g की वैल्यू वी विल टेक 10। तो यहाँ पे u की वैल्यू स्टूडेंट मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है 5 जो की हमें गिवन है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद g की वैल्यू हम स्टूडेंट लेंगे 10। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन इजिली कैलकुलेट दी हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड विच इज कमिंग रफली 0.31 मीटर। उसके बाद चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर। टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट हमारे पास है 2u sin θ/g। यहाँ पे u की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5। सिमिलरली थीटा 30 डिग्री, g इज 10। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है दैट इज 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 2u sin θ/g। अगर बात करें रेंज की तो रेंज का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है u² sin 2 θ/g। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे u की वैल्यू 5।
सिमिलरली 2 थीटा मीन 2 into 30 विच विल बिकम 60। तो साइन 60 हमारे पास होता है √3/2 जो कि यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो सिंपलीफाई करेंगे तो रेंज हमारी आ रही है 2.2 मीटर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एच का एक्सप्रेशन यूज करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। सिमिलरली उसके बाद रेंज का एक्सप्रेशन यूज करेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का हम यूज करेंगे 2u साइन थीटा ओवर g। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल गिवन है d1 एंड d2 इन वेक्टर फॉर्म। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है जो किसके इक्वल होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअली होता है d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यू कैन से कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले d1 क्रॉस d2 निकाल लेते हैं ij के, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो पहले ij के, उसके बाद d1 के कोफिशिएंट, ये d2 वेक्टर के कोफिशिएंट। तो ये मेथड हमें पता है ij के की फॉर्म में सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट ये आ रहा है प्रोडक्ट। उसके बाद इसका मॉड निकालेंगे 36 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास कुछ ये आ रहा है 2036, जिसका कि स्क्वायर रूट भी लेना है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 42 आ रहा है। इसका मतलब है d1 क्रॉस d2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 42, तो उसको 2 से डिवाइड भी करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है दैट इज रफली 21 यूनिट्स। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय 2 डायगोनल्स d1 एंड d2। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमें फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ग्राफ। वी हैव टू, मास भी हमें गिवन है, मास 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। आई होप यू कैन सी हियर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मास है 1 kg। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इम्पल्स एंड फाइनल वेलोसिटी। असल में स्टूडेंट यहाँ थोड़ा रिकॉल करें तो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट विल एक्चुअली गिव यू इम्पल्स ft ग्राफ का। तो हम जस्ट इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट विल गिव यू इम्पल्स। एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है स्टूडेंट, दिस इज एक्चुअली ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम है, OA AB, उसके बाद है BC, दिस इज एक्चुअली अवर ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास होता है हाफ सम ऑफ साइड इनटू हाइट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OAC हाफ। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी साइड है, एक स्टूडेंट हमारे पास साइड आएगी ये वाली साइड, दिस साइड AB, और सिमिलरली ये साइड। अगर AB की देखें, AB स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, वो हम ये जो हमारे पास है 4, इससे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब AB तो हमारे पास है 2। अगर बात करें AB हमारे पास है 2, अगर बात करें OC की, OC हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 6। इसका मतलब हम लिखेंगे हाफ, ऊपर वाली साइड हुई 2, नीचे वाली साइड हुई 6। हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट है 4, तो यही यूज करेंगे हाफ। आई होप यू कैन सी हियर, ऊपर वाली साइड हुई हमारी 2, नीचे वाली हुई 6, हाइट हुई 4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 16 यूनिट्स। तो दिस इज एक्चुअली इम्पल्स। उसके बाद अगर हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इम्पल्स किसके इक्वल होती है, इम्पल्स इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे स्टूडेंट इम्पल्स अगर 16 है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी हमारे पास 16 ही है। तो चेंज इन मोमेंटम की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस वी विल राइट mv - u इज इक्वल टू 16। तो मास हमें गिवन है 1, मास की जगह हम 1 पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये ऑलरेडी गिवन है, u 0 है, दैट मीन v इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है दैट इज 16 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वेट इन एपरेंट वेट इन लिफ्ट डिस्कस करना है, डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। पहले केस में स्टूडेंट क्या हो रहा है कि हमारी जो लिफ्ट है, ये हमारे पास है लिफ्ट, दिस इज एक्चुअली लिफ्ट, ये हमारे पास है वेइंग मशीन, यहाँ पे वी आर स्टैंडिंग। तो देखते हैं व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। फर्स्ट केस में है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन A। तो यहाँ पे क्या होगा,
जब हमारी लिफ्ट नीचे को जा रही है क्या सिचुएशन बनेगी। देखिए ये स्टूडेंट हमारे पास है, देखिए दिस इज एक्चुअली अवर वेट। वेट हमारे पास जब लेफ्ट हमारी नीचे जा रही है, वेट तो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमारी होगी ऊपर को, और लेफ्ट हमारी नीचे को जा रही है, इसका मतलब रिजल्टिंग फोर्स डाउनवर्ड है। रिजल्टिंग फोर्स इज डाउनवर्ड एम ए। तो जस्ट हमने क्या लिखना है, एम जी माइनस एन। यहाँ पे एम जी पहले लेंगे क्योंकि हमारी लेफ्ट नीचे को जा रही है। एम जी माइनस एन यही हमने लिखा है। देखिए एम जी माइनस एन दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये एन स्टूडेंट हमारा इधर चला जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम ए। एम कॉमन लेंगे तो अल्टीमेटली दैट विल गिव यू एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। देखिए जी में से हमने एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, नॉर्मल रिएक्शन हमारी कम हो गई है। जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ही होती है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ देखिए हमारा एपरेंट वेट कम हो गया है, तो हमारी जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो कम आएगी इन दिस हेयर। जब हमारी लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट एक स्पेशल केस है कि अगर हमारी इफ लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 0। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन हुई 0, तो एन की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एम जी के इक्वल। कहने का मतलब रीडिंग हमारी ओरिजिनल रीडिंग ही आएगी, ओरिजिनल रीडिंग एन इज इक्वल टू एम जी। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारी लिफ्ट नीचे को जा रही है वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, हमारी रीडिंग कम आएगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सेम रीडिंग आएगी। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हमारी लिफ्ट ऊपर को जा रही है दैट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो क्या सिचुएशन होगी, वेट तो डाउनवर्ड ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारी रिजल्टिंग फोर्स एम ए के इक्वल होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे एन माइनस एम जी, जो कि जैसे लिखा है एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमारे पास एन की रीडिंग आ जाएगी एम जी प्लस ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन हमारी इंक्रीज हो गई है, जी में कुछ ऐड हुआ है, ए ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वेइंग मशीन हमारी जो है वो ज़्यादा रीडिंग रहेगी। वेइंग मशीन विल शो मोर रीडिंग व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। यहाँ पे भी स्टूडेंट अगर हम ए की वैल्यू 0 पुट कर दें, ए की वैल्यू 0, कहने का मतलब हमारी लिफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इवन देन हमारी ए की वैल्यू 0, तो हमारी सेम ही रीडिंग आएगी, देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग। नेक्स्ट स्पेशल केस है फ्री फॉलिंग लिफ्ट। फ्री फॉलिंग लिफ्ट में हमारी जो ए की वैल्यू है वो आएगी जी के इक्वल। तो हमारे पास डाउनवर्ड लिफ्ट के लिए ये फार्मूला था एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू जी पुट कर देंगे, जब हमारी लिफ्ट फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन उसकी जी के इक्वल ही है, तो अल्टीमेटली हमारी एन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। नॉर्मल रिएक्शन 0, इसका मतलब जो वेइंग मशीन है वो 0 रीडिंग शो करेगी व्हेन योर लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, तो यू विल एक्चुअली फील वेटलेस। आगे है हमारे पास मास पुली सिस्टम का, हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है टेंशन का और साथ में एक्सेलरेशन का। यहाँ पे देखिए जरा सिचुएशन देखिए, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि m2 जो है दैट इज ग्रेटर देन m1, तो दोनों की अलग अलग से हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पहले अगर m1 की बात करें, अगर स्टूडेंट हमारा m2 ज़्यादा है तो हमारी m1 हमारा ऊपर को जाएगा और m2 हमारा जाएगा नीचे को। m2 विल गो डाउनवर्ड एंड m1 विल गो अपवर्ड। तो m1 के लिए स्टूडेंट सिंस m1 इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो t हमारी ज़्यादा है, t इज मोर, तो हम क्या लिखेंगे t माइनस m1 जी, ये t है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, t माइनस m1 जी दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m1 इनटू a। ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू m1 इनटू a। तो यही मैंने लिखा है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन, आई होप यू कैन सी हियर, t
फॉर मास m1 टी हमारी ज़्यादा है क्योंकि हमारा m1 ऊपर की तरफ जा रहा है, टी माइनस m1g दैट इज इक्वल टू m1 इंटू ए। सिमिलरली अगर स्टूडेंट m2 की बात करें, m2 के केस में हमारी m2g ज़्यादा है। देखिए ये m2g ज़्यादा है, दिस वन, इसको हम पहले लिखेंगे। देखिए मैंने पहले लिखा है m2g माइनस टी आएगा, तो क्योंकि हमारा मास नीचे को जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, m2a के इक्वल। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन को स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड अप करेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब हम ऐड अप करेंगे टी से टी हमारी कैंसिल हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा? m2 माइनस m1 कॉमन आ जाएगा, g कॉमन आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आएगा, प्लस करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास एक्सलेरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेरेशन, m2 माइनस m1 g ओवर m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेरेशन। यही एक्सलेरेशन का एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमने आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो में मैंने यही एक्सप्रेशन पुट किया है, तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनेगी। आई होप यू कैन सी हियर, ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, टी माइनस m1g तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट m1 इंटू ए था, यहाँ ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद ये जो m1g है मैं उस तरफ ले गया हूँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए, टी मैं सिर्फ इधर रखा है, ये m1g उधर सब्ट्रैक्ट करने के लिए ले गया। तो जब उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद मैंने स्टूडेंट m1g सारी टर्म में से कॉमन ले लिया है, m1g। देखिए यहाँ भी मेरे पास m1g है, यहाँ भी m1g है, तो मैंने कॉमन ले लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए, यहाँ कॉमन। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा? m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये बचा प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। t हमारे पास आ जाएगा 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक्चुअली अर्थ रिप्रेजेंट की है जिसका कि रेडियस, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अवर अर्थ, जिसका कि मैंने रेडियस आर लिया हुआ है। आई होप यू कैन सी हियर आर। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे एच हाइट के ऊपर अर्थ की सरफेस से एच है, वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, ये हमारा पी पर जो अर्थ के सेंटर से हमारा कितनी दूर होगा? आर प्लस एच दूर होगा। इफ़ इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा आर प्लस एच। तो सिंपली है, सिंपली ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास देखिए पहले जी का एक्सप्रेशन होता है, वी नो दिस, जी का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे g हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हमारा है मास ऑफ द अर्थ और r हमारा है रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट वी ऑलरेडी नो। तो अगर देखें स्टूडेंट, तो h हाइट के ऊपर हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? g की वैल्यू तो देखो सेम ही रहेगी, m की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, मास ऑफ द अर्थ विल रिमेन सेम, लेकिन r की जगह हम अब क्या लिखेंगे? r की जगह वी विल राइट r प्लस एच, बस यही डिफरेंस होगा। जी एच स्टैंड फॉर, जी एच का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, तो आर की जगह हमारे पास आर प्लस एच चलेगा, उसका होल स्क्वायर। बस अब हमने करना क्या है, अब हमने डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, जी एम से जी एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? जस्ट आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर बचेगा। तो देख लेते हैं, तो दिस इज ओनली लेफ्ट। उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। देखिए जस्ट वी आर लेफ्ट विद दिस। उसके बाद मैंने क्या किया है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से मैंने एक्चुअली आर कॉमन लिया है, यहाँ से आर कॉमन लिया है। जब आर कॉमन लिया है
उसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास स्टूडेंट क्या बचेगा, आर तो मैंने कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा h/r। तो ब्रैकेट में मेरे पास 1 प्लस h/r आएगा मैथमेटिकली। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसका स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये जो r है इसको बाहर ले लूँगा। जब बाहर आएगा तो क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। असल में मैंने आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल करना था, दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस स्टेप। तो मेरे पास नीचे क्या बचा, ओनली 1 प्लस, आई हैव लेफ्ट विद ओनली दिस 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके पावर हमारी स्टूडेंट माइनस हो जाएगी। देखिए नीचे हमारे पॉजिटिव में पावर थी, ऊपर जाके नेगेटिव में आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे थोड़ी सी एक मैथमेटिक्स की बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो पावर है ये -2 आगे आ जाएगी। तो GH/G की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 - 2h/r, 1 - 2h/r। तो यहाँ से GH हमारी किसकी इक्वल आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे G को, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा GH = G 1 - 2h/r। अब स्टूडेंट हमारी जो टर्म है 1 - 2h/r, ये तो हमारी लेस देन 1 है। इसका मतलब हमारी जो GH है दैट इज लेस देन G। हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो विद हाइट कम हो गई है। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बना है GH = G 1 - 2h/r। कहने का मतलब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद द हाइट। आगे चलते हैं तो फाइनल कंक्लूजन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। आगे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन विद डेप्थ है। यहाँ पे स्टूडेंट, आई होप यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पे ये है हमारी डेप्थ D। यहाँ पे हमने P पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक थोड़ी स्टूडेंट बात नोट करने वाली है। अगर हम देखें पहले तो हमारी अर्थ कुछ ऐसे थी, ऐसे, ये हमारी पहले ओरिजिनल अर्थ है। अब जब हम नीचे डेप्थ पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन जाती। अब हम ये वाला जो एरिया है ना स्टूडेंट, ये वाला दिस, ये हमारा P पॉइंट के लिए दिस पोर्शन विल बी इफेक्टिव, जो मैंने शेड किया है। कहने का मतलब ये है कि हमने एक्सप्रेशन लिखा था G = कुछ ये एक्सप्रेशन लिखा था Gm/r², कुछ ये एक्सप्रेशन लिखा था हमने G का। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, अगर ये हमारा M भी चेंज हो जाएगा, दिस M विल चेंज, क्योंकि अब हमारा सिर्फ शेडेड पोर्शन का जो मास है ना वही इफेक्टिव है, मास हमारा चेंज होगा। इसलिए हमने इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करना है, इन दी फॉर्म ऑफ डेंसिटी चेंज करना है। देखते हैं कैसे करना है सॉल्व, आइए देखते हैं। पहले हम जनरल लिखेंगे G = Gm/r²। उसके बाद जब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास GD की वैल्यू क्या आएगी, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है हमारा मास भी चेंज होगा। यहाँ पे M की जगह हमारे पास M' आ जाएगा। डिस्टेंस, अब सेंटर से डिस्टेंस स्टूडेंट P पॉइंट का r - d है, तो यहाँ पे r - d लिखेगा। आई होप यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। देखिए डायग्राम से मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से r - d होगा, क्योंकि r से हमें d सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारी GD हुई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मास को चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, डेंसिटी की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि मास हमारा चेंज हो गया है यहाँ पे। तो मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चेंज कर लेते हैं। देखिए डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया है, डेंसिटी को हमने डिनोट किया है रो से। वॉल्यूम को हम लिखेंगे, क्योंकि अर्थ हमारी सफियर अज्यूम की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 πr3, वेयर r स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये तो हमारा हुआ फुल अर्थ का मास हुआ 4/3 πr3 इंटू रो, फुल अर्थ का। अगर हमने वो शेडेड पोर्शन का फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे बाकी एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा। शेडेड पोर्शन का मास हमने M' कैलकुलेट करना है, r की जगह हम सब्सिट्यूट कर देंगे r - d। तो ये हमारे पास M' का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर M'। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा है फुल अर्थ का मास,
ये हमारा है शेडेड पोर्शन वाले का मास है। जस्ट हमने आर की जगह R-d पुट कर देना है। तो उसके बाद फिर एक और फिर से चल लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पे। जी और जी डैट जी डी की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे मास की जगह हमने लिखना, देखिए जी हमारे पास था GM/r²। तो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू पुट कर देनी है। m की वैल्यू जो कि मैंने अभी ऑब्टेन किया है, ये हमारे पास m की वैल्यू थी दिस मच। तो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया जी का। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे मैंने m' की वैल्यू पुट कर दी है, ये GD का एक्सप्रेशन हो गया। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनेगी। दिस सिचुएशन GD/G इज इक्वल टू R-d/r, जो कि सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1-d/r। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया GD इज इक्वल टू G1-d/r। डेप्थ के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है GD इज इक्वल टू G1-d/r। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट एक्सप्रेशन डिराइव करना है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे ड्राइव करना है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट वर्क का जनरल एक्सप्रेशन, स्मॉल वर्क डन का हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है, कौन सा, dV इज इक्वल टू PdV। अब अगर हमने फुल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी V1 से V2 PdV। यहाँ देख लेते हैं, जस्ट हमने P की वैल्यू ऑब्टेन करनी है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वो ऑब्टेन कर लेते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से P की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी दिस, क्या आएगी, nRT/V। ये स्टूडेंट P की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हेयर, ये P की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनेगी। आई होप यू कैन सी हेयर ये सिचुएशन जब पुट करेंगे nRT/V dV। nRT हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर ओनली ये क्वांटिटी रह गई 1/V। 1/V की स्टूडेंट अब इंटीग्रेशन कर देंगे, वो इंटीग्रेशन कितनी होती है, log V। 1/V की इंटीग्रेशन नेचुरल log V होती है। तो लिमिट्स हमारी V1 से V2 है, V1 से V2 यहाँ स्टूडेंट पुट कर देंगे तो हमारे पास बनेंगे log नेचुरल V2/V1। उसके बाद नेचुरल लॉग को स्टूडेंट हमने log 10 में चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट 2.303 nRT natural log V2/V1। So this is the our expression, final expression for work done in case of isothermal process। अगर हमने 1 मोल की बात करनी है तो ये एक्सप्रेशन है, अगर n मोल्स की बात करनी है तो n टर्म्स आ जाएगी। अब स्टूडेंट चलते हैं, ये तो हमारा एक्सप्रेशन है वर्क डन इन केस ऑफ वॉल्यूम V1 V2। अब चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट हम V2/V1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगी P1/P2। तो अगर प्रेशर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो ये एक्सप्रेशन आएगा, दिस एक्सप्रेशन, प्रेशर की फॉर्म में दिस विल बी दी एक्सप्रेशन। यहाँ पे जस्ट V2/V1 की जगह हमारे पास P1/P2 आ जाना है। तो दिस विल बी दी एक्सप्रेशन 2.303 RT log P1/P2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे चलते हैं वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, वो भी सेम ही मेथड से निकालना है। जस्ट अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होता है, V गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू हमने निकाल लेनी है, ये आ रहेगी C/V⁴ गामा, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है जस्ट।
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन करनी है, वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, देखिए यू कैन सी हियर, यहाँ पे जब मैंने सब्स्टिट्यूट की तो ये सिचुएशन आई, सी मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर जाके ये हमारी पावर हो गई नेगेटिव में, गामा नीचे था तो ऊपर जाके माइनस में। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, पावर में एक प्लस कर देते हैं। देखिए मैंने ऐसे ही किया है, पावर में एक प्लस कर दिया, न्यू पावर हमारी नीचे आ गई, न्यू पावर हमारी हुई नीचे। तो ये टर्म मैंने उसके बाद कॉमन ले ली है, दिस टर्म, ये टर्म 1 माइनस गामा मैंने देखिए बाहर ले लिया है। उसके बाद मैंने लिमिट्स पुट कर दी है, v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा पुट कर दी है। तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद दिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम थोड़ी सी एक ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए दो तरफ c आ रहा है, यहाँ पे c आ रहा है, यहाँ पे c, जो v2 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है डेरिवेटिव प्रोसेस के लिए। जहाँ पे स्टूडेंट ये V2 है, यहाँ हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं c की, यहाँ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये ट्रिक यूज़ करेंगे, जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। वर्क इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस 1। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसके बाद अगर टेम्परेचर की फॉर्म में निकालना है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट P1 V1 को रिप्लेस कर सकते हैं P2 V2 को nRT से। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, ये हमारी है अप्लाइड फोर्स, दिस इज एक्चुअली अवर अप्लाइड फोर्स, ये है हमारी अप्लाइड फोर्स, ये हमारी है फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारी है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आर डैश है वो क्या है, आर डैश इन दोनों का रिजल्टेंट है, किस किस का, नॉर्मल रिएक्शन का और ये फ्रिक्शनल फोर्स का, इसका रिजल्टेंट है आर डैश, ये वाला। ये स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, दिस एंगल, इसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस किया। ये हमारी है अप्लाइड फोर्स, ये हमारी है फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारी है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट हुआ। ये जो रिजल्टेंट इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही स्टूडेंट नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट tan theta is equal to mu s, where mu s stands for coefficient of static friction। आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास है एंगल ऑफ रिपोज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज tan phi is equal to mu s रिलेशन होता है। ये आप इंक्लाइंड प्लेन देख सकते हो। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने एक रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने ना एक ब्लॉक को रखा है। धीरे धीरे जब हम एंगल बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके हमारा ब्लॉक ये जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होता है, ये ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। जस्ट जो आपका ब्लॉक है बिगिंस टू स्लाइड, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। आगे स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ कि अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, हमने अगर एक्सेलरेशन निकालनी तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जस्ट हमने नेट डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है। नेट डाउनवर्ड फोर्स ये देखिए, ये हमारा है, ये हमारी है mg साइन थीटा। वेट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, mg को, ये हमारा mg साइन थीटा है। mg साइन थीटा से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारी नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी। नेट डाउनवर्ड फोर्स को हम मास से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन होती है फोर्स ओवर मास। तो यहाँ पे हमारी फोर्स स्टूडेंट क्या हुई, नेट डाउनवर्ड फोर्स, आई होप ये हुई mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स ओवर
मास। तो यहाँ पे अगर बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, तो एफ की वैल्यू हम स्टूडेंट पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, म्यू आर। एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे म्यू आर, और आर डायग्राम से आप आई होप यू कैन सी हियर, आर डायग्राम में कितना है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। यही चीज़ हम यहाँ पे पुट करके हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा रफ सरफेस के लिए, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर हमारी स्मूथ सरफेस है तो म्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा। स्मूथ के लिए जी साइन थीटा, रफ के लिए अबव एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। अब हम लास्ट में एक एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे, वो देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास गिवन है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने डिस्कस करना है। यहाँ हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज अवर फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस इज अवर सेकंड वेक्टर बी वेक्टर। ये इनका है रिजल्टेंट, एंगल उनके बीच है थीटा। तो हमने आर का एक्चुअली एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें करना पे क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे इसको पहले हमने एक्सटेंड किया है, देखिए एक्सटेंड किया है, यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट करना क्या है, जस्ट पी डी और क्यू डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, पी डी एंड क्यू डी राइट एंगल ट्राइंगल से देख लेते हैं, इजीली वी कैन फाइंड आउट। देखिए पी डी की वैल्यू स्टूडेंट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, रेस्ट यू कैन डू बाय योर सेल्फ। पी डी की वैल्यू यहाँ पे हमारी आएगी राइट एंगल ट्राइंगल यूज, देखिए ये यूज करेंगे कंसेप्ट पी डी ओवर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से पी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी कॉस थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट क्यू डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद जस्ट हमने राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी है, ओ क्यू स्केयर इज इक्वल टू ओ डी स्केयर प्लस क्यू डी स्केयर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ अ रिजल्टेंट। आई होप स्टूडेंट यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, and please do not forget to share my video. Thank you very much.